तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं वैलेंसिया क्लासेस। और हम डिस्कस करने वाले हैं ईयर 2023 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए थे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया गया है क्लोज्ड स्टोमेटा का। और हमें पता है कि जो स्टोमेटा होती हैं, स्टोमेटा आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। तो यहाँ पे ये दो गार्ड सेल्स हैं, है ना, जो कि किडनी शेप में है। तो इसमें सबसे पहला जो आप यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हो, फर्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियस। और गार्ड सेल्स आपके क्लोरोप्लास्ट से रिच होते हैं। तो ये जो नंबर 2 है ये है क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड नंबर जो कि सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, वो है हमारा वैक्यूल। ठीक है। और लास्ट फोर्थ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दो गार्ड सेल्स जो कि किडनी शेप के सेल्स होते हैं, जिनमें मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू दीज गार्ड सेल्स ही होता है। गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में। जब गार्ड सेल्स में वाटर अंदर पहुंचता है गार्ड सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो गार्ड सेल्स हो जाती है टर्जिड, स्टोमेटा हो जाता है ओपन। और जब वाटर एक्सपेल आउट होता है, जब वाटर बाहर निकलता है गार्ड सेल से, राइट, तो उस समय फ्लैसिड हो जाता है गार्ड सेल्स और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं लेबलिंग वाले, तो फिगर भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसिकल आर द एक्टिविटीज विच आर responsible due to a part of the brain. Choose the correct location and name of this part from the given table. तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन पे अगर किसी को चलना है ना, और किसी को बाइसिकल चलानी है, तो ये ऐसे एक्शंस हैं जो कि एक प्रकार के ये वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और वॉलंटरी एक्शंस मतलब ये हमारे विल में है, हमारे कंट्रोल में ये एक्शंस हैं। तो जो भी हमारी बॉडी के जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये कंट्रोल करता है हमारी ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। और सेरिबेलम प्रेजेंट होता है हमारे हाइंड ब्रेन में। तो हाइंड ब्रेन और सेरिबेलम यहाँ पे आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जितने इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि हार्ट बीट हो गया, है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, ये सारे के सारे किससे रिस्पॉन्सिबल हैं? ये सारे के सारे मेडुला से होते हैं। ये भी आपका हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो वॉलंटरी एक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं आपके सेरिबेलम से। ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन फिगर of a food web and identify the primary consumer in the food web। तो यहाँ पे एक फूड वेब दिया गया है। सबसे नीचे आपको देख रहे हो कि सबसे पहला जो T1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स में आपको सीड्स दिया गया है, प्लांट दिया गया है और ग्रास दिया गया है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो सीधे प्लांट्स पे फीड करें, है ना, हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को एक और नाम बोल सकते हैं, दैट इज हर्बीवोर। तो आप चाहे प्राइमरी कंज्यूमर बोलो बच्चों, चाहे आप इसको हर्बीवोर बोलो, ठीक है, बात यहाँ पे दोनों एक ही है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है फूड वेब में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो प्लांट्स पे फीड करे, जो सीड पे फीड करे वही प्राइमरी कंज्यूमर होगा। और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइस एंड रैबिट, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू अ प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दिखा देते हैं आपको करके। ये बेसिकली क्वेश्चन आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है। तो जब आप प्योर टॉल को प्योर डॉर्फ प्लांट से करोगे,
तो ये हो गया कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी। तो अब हम लोग इनसे गैमीट बनाएंगे। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी यहाँ से है कि गैमीट में केवल यहाँ पे कैपिटल टी ही बनेगा, राइट। और प्योर डॉर्फ से हमें स्मॉल टी गैमीट मिलेगा। अब इनमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें F1 जनरेशन क्या मिलेगी? F1 हमें मिलेगी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, है ना, सेल्फिंग मतलब एक कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट का दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट से, तो अब हमको जब यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो हमें यहाँ पे F2 जनरेशन मिलेगी। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। तो हम लोग बना लेते हैं पनेट स्क्वायर, राइट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल टी, दूसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड लास्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमें 4 कॉम्बिनेशन मिले हैं, देखना अभी। पहला कॉम्बिनेशन मिला है दैट इज कैपिटल टी, इसको हम कहते हैं प्योर टॉल। दोनों यहाँ पे जीन क्या है? दोनों जीन्स डोमिनेंट है। सेकंड हमको मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि आपका कैसा केस है? ये आपका हेटेरोजाइगस केस है, राइट। ये इसका फिनोटाइप तो टॉल होगा, लेकिन इसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है। और लास्ट है स्मॉल टी। तो ये है आपका प्योर ड्वार्फ, राइट। तो यहाँ से फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन देखते हैं पहले कितना है। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे आपको मिलेगा टॉल इज टू ड्वार्फ का 3:1। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कैपिटल टी ये टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल प्लांट होगा। और एक ही कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको डॉर्फ मिलेगा। तो 3 आपको टॉल मिलेंगे, एक प्रोजेनी आपको डॉर्फ मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहीं पे हम जीनोटिपिक रेशियो जब देखेंगे तो जीनोटाइप जो यहाँ पे रेशियो है ये है आपका पहले प्योर टॉल, ठीक है, फिर इसके बाद में टॉल और फिर इसके बाद में प्योर ड्वार्फ। तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है 1:2:1 का। तो प्योर टॉल आपका कितना है? 1 है और प्योर डॉर्फ कितना है? 1 है। एक ही कॉम्बिनेशन है दैट इज कैपिटल टी जो कि प्योर डॉर्फ है, और एक ही कॉम्बिनेशन है स्मॉल टी जो आपका प्योर डॉर्फ है। तो क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू अ प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। ये हमने क्या निकाल ली? ये भाई हमने इसी को तो हम F2 जनरेशन कह रहे हैं, ये हमने F2 जनरेशन यहाँ पे निकाल ली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1:1 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन आपको कैपिटल टी मिल रहा है और एक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी मिल रहा है। तो वेरी सिंपल आंसर दैट इज 1:1। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ठीक है, और पूछा गया है कि किस फ्लावर से आपको फ्रूट मिलेगा। तो पहली बात, फ्रूट का डेफिनेशन पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। फ्रूट को हम लोग एक राइपेंड ओवरी भी कह सकते हैं। फ्रूट इज अ टाइप ऑफ राइपेंड ओवरी, मतलब ओवरी से फ्रूट बनेगा। वेरी सिंपल, मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कंडीशंस हैं हमारे पास में फ्लावर एक्स में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल पार्ट जिसको हम लोग पिस्टिल या गाइनीशियम बोलते हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। और साथ में जो मेल पार्ट है दैट इज एंथर, वो भी प्रेजेंट है। सेकेंड फ्लावर वाई फ्लावर में पिस्टिल प्रेजेंट है, मतलब फीमेल वाला पार्ट,
स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वो सारा प्रेजेंट है, बट एंथर यहाँ पे एब्सेंट है। तीसरा जो फ्लावर जेड है, इसमें पिस्टिल एब्सेंट है, इसमें तो पिस्टिल है ही नहीं, मतलब यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी नहीं है। तो जब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी नहीं है तो ओवरी से ही तो आगे चल के फ्रूट बनता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपने पढ़ा होगा कि ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। तो जब फ्लावर के पास में फीमेल पार्ट है ही नहीं तो वो कैसे डेवलप होगा फ्रूट में? फर्टिलाइजेशन के बाद में वो फ्रूट में कैसे डेवलप होगा? नहीं डेवलप होगा। तो यहाँ पे पिस्टिल नहीं है, केवल एंथर ही एंथर है। तो यहाँ पे जो आंसर है, जो यहाँ पे ट्विस्ट है कि यहाँ पे फ्लावर के पास में फ्रूट डेवलप होने के लिए एटलीस्ट पिस्टिल तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हैं। एक्स वाले फ्लावर में देखो पिस्टिल और एंथर दोनों है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन से भी काम चल जाएगा। ठीक है, सेम फ्लावर में है। और फ्लावर वाई में पिस्टिल है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन से काम हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना? एम आई राइट? तो बड़े आराम से यहाँ पे आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्स एंड वाई, फ्लावर जेड में नो पिस्टिल, नो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नो फ्रूट विल बी फॉर्म्ड, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन है, assertion है the energy which passes to the herbivorous does not come back to the autotrophs। तो फूड चेन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स के पास में एनर्जी वापस आती है कि नहीं आती है। तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो जो कि खुद से अपना भोजन बनाए। तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना, सन से एनर्जी लेकर के, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और ऑटोट्रॉफ्स के बाद में हर्बीवोर्स जब प्लांट को फीड करते हैं तो उनको कुछ न कुछ एनर्जी मिलती है। तो कह रहा है कि जो एनर्जी ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर्स को चली गई है, क्या ये हर्बीवोरस वापस से उस एनर्जी को ऑटोट्रॉफ को दे सकते हैं? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी का ट्रांसफर कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी आगे बढ़ती चली जाएगी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाने पर क्या होगा? केवल एनर्जी आगे मूव ऑन करती चली जाएगी, एनर्जी कभी भी वापस रिवर्ट बैक नहीं होगी। तो असर्शन भी यहाँ पे करेक्ट है और रीजन भी यहाँ पे उसका करेक्ट है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हर्बीवोरस ऑटोट्रॉफ को वापस एनर्जी नहीं दे सकता, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो है हमारी फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, दैट बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में दूसरा assertion reason क्वेश्चन है। तो assertion कहता है कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस। तो एकदम राइट है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो आपका अमीबा होता है, तो अमीबा कुछ इस तरीके से अपने सेल सरफेस को एक्सटेंड कर लेता है ना। और इन एक्सटेंशंस को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया हेल्प करता है, ठीक है, अमीबा को फूड पार्टिकल्स इनगल्फ करने के लिए। तो ये लाइन तो असर्शन तो आपका करेक्ट हो गया। रीजन क्या है? इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द फूड इज टेकन बाय द इंटायर सेल सरफेस। यहाँ पे चीजें गलत हो गई, क्योंकि इंटायर सेल सरफेस कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है? केवल एक्सटेंशन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, राइट? ओनली द एक्सटेंशंस ऑपरेट। कुछ पार्ट सेल सरफेस का पार्टिसिपेट करता है फूड को इनगल्फ करने में, ना कि पूरा का पूरा सेल सरफेस पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे असर्शन रीजन में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज
assertion is true but reason is false। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ अ शूट टूवर्ड्स लाइट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो लीफ का जो मूवमेंट है वो आपका बड़े आराम से, उसका एग्जांपल है आपका टच मी नॉट प्लांट। क्योंकि टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही आप टच करते हो तो उसमें कुछ टच वाले रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, जो कि प्लांट को क्या कर देते हैं, उसको मुरझा देते हैं, प्लांट तुरंत मुरझा जाता है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लीव्स में मूवमेंट हो रही है ड्यू टू दी सेंसिटिविटी ऑफ टच। वेयर एज यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ शूट है, तो शूट का मूवमेंट क्यों होता है, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के इफेक्ट से फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। जिस तरफ लाइट का फोकस होगा, सनफ्लावर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जैसे सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर भी अपना मोशन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सन। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे कि एक जगह रिसेप्टर क्या है, एक जगह रिसेप्टर आपका लाइट है और एक जगह है आपके लीफ के मूवमेंट में रिसेप्टर इन्वॉल्व है टच के, और शूट के मूवमेंट में रिसेप्टर इन्वॉल्व है, फोटो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है, दैट इज लाइट के रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, गिव द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन अवर माउथ कैविटी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, है ना, कि हमारे माउथ कैविटी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है फ्लूइड में। तो सबसे पहले माउथ कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है सलाइवा, और सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है हमारा सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड, है ना। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। ठीक है, इट इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। अब नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वुड हैपन टू द डाइजेशन प्रोसेस इफ दिस ग्लैंड स्टॉप सिक्रेटिंग दिस एंजाइम। तो भाई इसके नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है, एमाइलेज है। तो सिंपल सी बात है कि जो स्टार्च होता है हमारे फूड में, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज कराता है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च नहीं होगा और ये कार्ब्स में ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं होंगे। तो सिंपल सा है कि इफ एमाइलेज इज एब्सेंट तो वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, स्टार्च का डाइजेशन हॉल्ट हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर बड़े आसानी से यहाँ पे गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो वंस अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2-4 मिनट में मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ये हम बना लेते हैं, ये है हमारी 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ये हो गई राइट एट्रियम, ये हो गई राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे हो गया लंग्स, और ये हो गई यहाँ पे हमारी बॉडी टिश्यू। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मान के चलिए कि किस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है एक ह्यूमन बॉडी में, वही देखना है। तो सबसे पहले मान के चलिए कि लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, O2 रिच ब्लड कम्स फ्रॉम लंग, और ये किसके थ्रू आता है, ये आता है वाया पल्मोनरी वेन।
ये ब्लड आया और ये लेफ्ट एट्रियम में फिल हुआ। तो जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में फिल होता है तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स पोजीशन में होता है। जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा तो उसमें ब्लड की फिलिंग होगी, और जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल हो जाएगा ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो उस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल आपका रिलैक्स कर रहा होगा और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। अब ब्लड आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वाया एओर्टा, ठीक है, वाया एओर्टा ये प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे बॉडी टिश्यू को मिलता है, ठीक है। सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी के सेल्स में, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, राइट। एनर्जी बनती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, वो पूरा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी टिश्यू में जो CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, वो CO2 यहाँ से, अब यहाँ से जो ब्लड यहाँ से निकलेगा, है ना, जो एक्सचेंज होगा यहाँ पे ब्लड में, है ना, अब यहाँ से CO2 रिच ब्लड हमें मिलेगा, ठीक है। और ये CO2 रिच ब्लड किस में चलते हैं, ये बेसिकली वेन्स में चलते हैं, ठीक है। ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, ये सारे काम आर्टरीज में हो रहे हैं, और ये काम आपका वेन्स में चलेगा। तो CO2 रिच ब्लड ये आपके वेन्स में चलेंगे, और ये सबसे पहले कहाँ आएगा, ये सबसे पहले राइट एट्रियम में ओपन हो जाएगा, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होगा, और फिलिंग के टाइम पे राइट एट्रियम आपका रिलैक्स रहेगा। जब राइट एट्रियम की फिलिंग हो जाएगी तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और उस टाइम पे राइट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा जिस टाइम पे फिलिंग हो रही है। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा कि ये ब्लड वापस से लंग्स को जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। अब ये जो ब्लड का मूवमेंट है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ये आपका CO2 रिच ब्लड है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये CO2 रिच ब्लड किस में जा रहा है तो ये डीऑक्सीजनेटेड, बट ये मूव करेगा एक आर्टरी में, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। अब होगा क्या, अब लंग्स में आपने पढ़ रखा है कि एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन जो कि हाई कंसंट्रेशन में है हमारे लंग्स में, वो आ जाता है ब्लड में, और CO2 में, और CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ब्लड में, तो वो मूव ऑन कर जाता है लंग्स में। तो कुल मिलाकर के जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोल देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो नीचे है इसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बहुत ही सिंपल मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, तो आई होप कि आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट्स लेबल्ड A, B and C. Write the functions of A and C. Reflex arcs have evolved in animals. Why? तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है सेम फिगर आपको NCERT में मिलता है। तो सबसे पहले लेबल करते हैं, तो यहाँ पे जो A है ये है बेटा आपका सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का वर्क क्या होता है, ये स्टिमुलाई को सेंस करता है ना, और इम्पल्स लेके जाता है कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर सेकंड बी यहाँ पे इट इज लाइक अ रिले न्यूरॉन, ठीक है। और रिले न्यूरॉन क्या है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, राइट। तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन तो दिखाया नहीं गया लेबलिंग में। यहाँ पे जो C है इट इज अ इफेक्टर, ये क्या है, इट इज अ इफेक्टर मसल, है ना। सो इस पर्सन के आर्म में ये इफेक्टर मसल प्रेजेंट है, ठीक। तो ये तो हो गई लेबलिंग, पहला पार्ट हो गया। राइट द फंक्शंस ऑफ A एंड C। तो A का फंक्शन क्या है, A का फंक्शन सिंपल सा है कि ये
ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस करेगा और मैसेज मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा। ठीक है। सी का फंक्शन क्या है? सी का फंक्शन ये है इफेक्टर मसल्स का कि जो रेस्पॉन्स ब्रेन मोटर न्यूरॉन को प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई, तो ये क्या करेगा, ये एक हिसाब से ये मोटर न्यूरॉन का फंक्शन परफॉर्म करेगा। जो इम्पल्स या जो मैसेज ये मोटर न्यूरॉन लेकर के आया होगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन इसको मैसेज देगा, है ना, इफेक्टर मसल को, और ये इफेक्टर मसल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना, राइट, फंक्शन परफॉर्म कर देगा ये इफेक्टर मसल। तो यहाँ पे ये इसका फंक्शन हो गया। रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व इन एनिमल्स, बिल्कुल इवॉल्व हुए हैं। जो बेसिक रिफ्लेक्स आर्क होता है एनिमल्स में वो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपका सबसे पहला आ जाता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है मोटर न्यूरॉन, और लास्ट आपका आ जाता है वेरी सिंपल, दैट इज इफेक्टर ऑर्गन या मसल सेल्स। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन कह दो या मसल कह दो, तो यही बेसिक आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत वेरी सिंपल है, इसलिए क्योंकि कभी कभी किसी सडन मूवमेंट में हमें बहुत जल्दी रिएक्ट करना होता है, तो उस केस में हमारा ब्रेन इतना डेवलप नहीं है, इतना फास्ट एनफ नहीं है हमारा ब्रेन कि हम रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर सकें, राइट। तो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें रिफ्लेक्स आर्क हमारे एनिमल सिस्टम में, एनिमल किंगडम में इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, राइट। जैसे मान लीजिए कोई गर्म बर्तन है और आपने उसे गलती से टच कर लिया, तो यहाँ पे देख रहे हो कि स्पाइनल कॉर्ड से ही वो मैसेज आगे रिले हो जा रहा है मोटर न्यूरॉन को कि यहाँ पे रिफ्लेक्स आपको परफॉर्म करना है, आपको तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेना है गर्म चीज़ से, नहीं तो जल जाएगा। अब अगर सोचिए यही सेंसरी न्यूरॉन वापस जाती ब्रेन तक, फिर ब्रेन सिग्नल भेजती, तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, है ना, उतना सोचने का समय नहीं होता है, बॉडी को नुकसान हो जाएगा, बॉडी को हार्म पहुंच जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है ना, क्योंकि ब्रेन इतना फास्ट इनफ नहीं होता है ना, थिंकिंग प्रोसेस इतनी फास्ट इनफ नहीं है कि हम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, है ना, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए कोई क्विक रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन जनरेट कर पाए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write the percentage of solar energy captured by the autotrophs and energy transferred from autotrophs to the next level in the food chain। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है ना। सबसे पहला यहाँ पे ये देखते हैं कि ये है आपका सूरज चाचा, ठीक है, सन, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, ठीक है। फिर इसके बाद में सन से एनर्जी कौन लेते हैं? सन से एनर्जी लेते हैं प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स। फिर प्रोड्यूसर्स के बाद में आ जाते हैं हर्बीवोर, और हर्बीवोर के बाद में कंज्यूमर या फिर कार्निवोर, और कार्निवोर के बाद में सबसे टॉप पे दैट इज टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स, तो यहाँ पे आंसर है 1%, ठीक है। और कहने का मतलब ये है, सपोज दैट अगर सन 1000 जूल एनर्जी थी सनलाइट में, ठीक है, तो इसका 1%, इसका 1% कितना हो गया? सोचो सोचो, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 1/100 इंटू 1000, 10 जूल। मतलब अगर 1000 जूल अगर आपका सनलाइट में एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर्स को केवल 10 जूल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1000 जूल है, तो प्रोड्यूसर्स विल गेट ओनली 10 जूल,
और अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू द नेक्स्ट लेवल इन फूड चेन। अब यहाँ पे 10% लॉ चलेगा। अब प्रोड्यूसर से हर्बीवोर को केवल इस 10 जूल का ओनली 10% जाएगा। ठीक है, जब हर्बीवोर प्लांट को फीड करेगा तो केवल इसके बायोमास में, मतलब इसके इसके बॉडी में, इसके मसल्स में जो कंट्री होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो केवल इसके 10% का होगा। तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 1 जूल एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हैं, केवल 1 जूल। और जब कार्निवोर तक, जब हर्बीवोर जब कार्निवोर इस हर्बीवोर को फीड करेगा तो इसको इस 1 जूल का 10% एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे सन से तो 1% मिलता है, बट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टिल द टॉप कार्निवोर यहाँ पे 10% एनर्जी ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। बाकी 90% जो एनर्जी बचती है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो उस ट्रॉपिक लेवल में है वो अपने मेटाबॉलिज्म में, है ना, रनिंग करने में, इधर उधर जो भी उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो खर्च कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, व्हाई डू डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम नॉट हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स। तो सीधी सी बात है, ट्रॉपिक लेवल क्या है? ट्रॉपिक लेवल यही है ना। सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल आपको पता है, लोवेस्ट, दैट इज प्रोड्यूसर्स। फिर इसके ऊपर से आ जाएंगे आपके सेकंड, दैट इज हर्बीवोर्स, है ना, यही ट्रॉपिक लेवल है ना, हर्बीवोर्स। फिर इसके ऊपर आ जाएंगे कार्निवोर्स, ठीक है, और कार्निवोर के ऊपर आ जाएंगे टॉप कार्निवोर। तो यही आपके क्या है, यही आपके ट्रॉपिक लेवल है। ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है हर्बीवोर, आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, फिर इसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाले को टर्सरी कंज्यूमर बोल देते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये आपके ट्रॉपिक लेवल्स ही हैं। ये T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, इसको T3 बोल दो, और इसको T4 बोल दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं? वाई ओनली फॉर वाई दे डू नॉट हैव मोर देन 4 to 5? तो रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है ना। हर बार 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, 90% खुद कंज्यूम कर लेंगे, 10% एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है हर एक ट्रॉपिक लेवल से। जब नेक्स्ट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो 90% घट जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली फोर्थ या फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल आते आते क्या होता है कि एनर्जी इतनी मिनिमम बचती है, या ये कह लो कि जो एनर्जी ट्रांसफर होनी है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 6th या 7th ट्रॉपिक लेवल होगा, तो वहाँ पे वो उतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि जो कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव कर सके या उसको जिंदा रख सके। इसीलिए यहाँ पे केवल 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल ही हमें अपने इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डिस्कशंस ऐसे ही चलते रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड के प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, so please like the video and share with your friends and also subscribe the channel, है ना। और अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।